अस्सलाम वालेकुम जी। आज का हमारा टॉपिक है हिस्ट्री ऑफ एटॉमिक मॉडल के बारे में। हम देखेंगे कि जनाब के एटॉमिक मॉडल की क्या-क्या हिस्ट्री रही है। नया कोर्स शुरू करने जा रहे हैं एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर फिजिक्स। इसके डिटेल में सारे कोर्स आउटलाइन को फॉलो करेंगे वन बाय वन। तो जनाब अगर आपको इसमें कोई चीज ऐड करवानी हो, कोई चीज आप सजेशन हो तो वो नीचे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। तो पहला चैप्टर जो हमने इसमें लिया है वो स्ट्रक्चर ऑफ एन एटम। तो इसमें जो पहला टॉपिक है, कुछ मॉडल हम डिटेल्स के अंदर पढ़ेंगे। तो आज एक तरह से हिस्ट्री में कह लें प्लस माइनस आपको उसकी आउटलाइन पता चल जाएगी। यानी आज के टॉपिक में मैथमेटिक्स नहीं होगा, जस्ट हम उसके प्लस माइनस और उसकी डेफिनेशन वगैरह को समझेंगे। तो सबसे पहले डेमोक्रेटिस की बात करें तो इस हिस्ट्री बहुत पुरानी है एटम की। तो 1440 बीसी में ग्रीक्स, इस जो फिलोसोफर था उसने फर्स्ट टाइम बताया कि आपके पास एक टाइनी अनकटेबल पार्टिकल होगा जिससे हर चीज बनी हुई है। यानी दुनिया की सारी चीजें उसने कहा कि एक ऐसे पार्टिकल से बनी हुई है जिसे मजीद तोड़ा नहीं जा सकता। तो उसके जो प्रॉपर वर्डिंग थी वो क्या थी कि हर पार्टिकल इतना छोटा होगा और वो सॉलिड स्फीयर होगा जिसे मजीद तोड़ा नहीं जा सकता, और उसके हर के अंदर एक यूनिक फीचर होंगे जो कि यानी अफेक्ट करेंगे पार्टिकल की प्रॉपर्टीज को, तो जब वो आपस में मिलेंगे। तो ये बेसिक आइडिया था ग्रीक्स का एटम के बारे में। और ग्रीक वर्ड एटॉमस जिसका मतलब होता है अनकटेबल, वहीं से आज का लफ्ज निकला एटम। ठीक होगी बात। अब थोड़ा आगे चलते हैं। जॉन डाल्टन हमारे पास एक ब्रिटिश मेटरोलॉजिस्ट थे। उन्होंने 1802-1803 के अंदर इसी थ्योरी को, जो ग्रीक थ्योरी थी, उसको थोड़ा सा एक कह लो मॉडिफाई किया उस आइडिया को। उन्होंने कहा कि मैटर इंतहाई टाइनी पार्टिकल से बनता है जिसे हम एटम्स कहते हैं, और एक एलिमेंट के एटम सेम होंगे दूसरे एलिमेंट्स के एटम से। मतलब यानी एक एलिमेंट है उसके सारे एटम एक जैसे हैं, कोई दूसरा एलिमेंट है उसके सारे एटम एक जैसे हैं, मगर वो एक दूसरे से मुख्तलिफ हैं। वो एक दूसरे से मुख्तलिफ होंगे साइज में, मैस में। ये जॉन डाल्टन का यानी थ्योरी के अंदर ये बात थी। फिर उन्होंने कहा कि जब ये एटम मिलते हैं तो एक कंपाउंड फॉर्म करते हैं जब डिफरेंट एलिमेंट्स कंबाइन करते हैं, और केमिकल रिएक्शन के अंदर ये एटम अपने आप को रीअरेंज करते हैं, मगर उससे एटम की हैसियत पे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये बेसिक आउटलाइन थी, ये बेसिक कंसेप्ट थे जॉन डाल्टन की एटॉमिक थ्योरी के। अब इसमें लिमिटेशन क्या है? जॉन डाल्टन की थ्योरी हमें यह नहीं बताती कि सब एटॉमिक पार्टिकल होते हैं या नहीं। क्यों? उसके मुताबिक आपके पास एटम इंडिविजिबल था। फिर आपके पास वो ये सुजेस्ट करता है कि आइडेंटिकल मास और साइजेस होंगे, यानी कि आइसोटोप के बारे में भी कुछ नहीं बताता। तो ये एक तरह से लिमिटेशन थी आपके पास इस एटॉमिक मॉडल की। ठीक होगी बात। अब अगला जो साइंटिस्ट है हमारे पास जिन्होंने कंट्रीब्यूट किया वो थे जे थॉमसन। अब जे थॉमसन ने 1904 के अंदर एक बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन दी इस एटॉमिक थ्योरी के अंदर। पहले तो उनका एक एक्सपेरिमेंट देखते हैं जो इसकी बुनियाद बना। उन्होंने कैथोड रे गन इस्तेमाल की। अब ये बुनियादी तौर पे यानी एक सीरीज ऑफ एक्सपेरिमेंट थे 1897 से लेकर चलते चलते 1904 के अंदर वो सक्सेसफुल हुए। उन्होंने क्या किया कि इलेक्ट्रॉन को यानी करंट को पास किया मैग्नेटाइज प्लेट्स के अंदर, और उससे पता चला कि जो पॉजिटिव और नेगेटिवली चार्ज प्लेट्स थी, अब उन्होंने उसकी डायरेक्शन चेंज कर दी। यानी मैग्नेटिक फील्ड ने चार्ज पार्टिकल पे फोर्स लगाई। अब वो जो चार्ज था प्लेटों के ऊपर, उन्होंने करंट को डिक्टेट किया मूव करने के लिए, यानी फोर्स किया कि अपने रास्ते से हट जाओ। जैसे आप इस फिगर में देख सकते हैं, कैथोड से एनोड से आपने एक गन बनाई, यानी कि आपके पास इलेक्ट्रॉन्स को सीधा किया। अब वो गुजरे एक जगह पे जहां पे मैग्नेटिक फील्ड भी थी, इलेक्ट्रिक फील्ड भी थी, उन प्लेट्स के अंदर से वो डिफ्लेक्ट हो गए अपने पाथ से। ये आपको डिफ्लेक्शन दिखाई दे रही है। तो उसने सोचा कि जो एटम्स है उसमें पॉजिटिव भी हैं और नेगेटिव भी हैं। तो ये एक्सपेरिमेंट से हमें पता चला कि उसने कहा जे थॉमसन ने कि एटम एक ऐसा स्फीयर है जिसमें पॉजिटिव चार्ज फ्लूइड की तरह है और नेगेटिव चार्ज उसके अंदर फ्लोट कर रहा है। ये उसके बेसिक आइडिया कंसेप्ट था। तो उसने इस आइडिया कहा कि जैसे प्लम सस्पेंड पुडिंग होती है, यानी उसने अपने जो मॉडल था उसे प्लम पुडिंग मॉडल कहा।
यानी आप ऐसे कह लें कि जैसे आपके पास एक खीर है, उसके अंदर जगह-जगह अगर आपने बादाम डाले हुए हैं, तो वो जो खीर है वो बुनियादी तौर पे आपके पास पॉजिटिव चार्ज है, जो कहीं-कहीं बादाम है वो आपके पास एक तरह से इलेक्ट्रॉन है जो उसके अंदर है। फिर इसी तरह से तरबूज की मिसाल भी कुछ किताबों में लिखी होती है। अब इसकी लिमिटेशन क्या थी? लिमिटेशन इसकी ये थी कि ये हमें नहीं बताता कि पॉजिटिव चार्ज ने इलेक्ट्रॉनों को कैसे अपने अंदर पकड़ा हुआ है। यानी ये एटम की स्टेबिलिटी भी बताने में नाकाम था, और ये भी नहीं बताता था कि आपके पास कोई न्यूक्लियस नाम की चीज भी होती है एटम के अंदर। तो ये इसकी लिमिटेशन थी। अब इसके बाद जो किरदार आया हमारे पास वो थे जनाब रदरफोर्ड। रदरफोर्ड न्यूजीलैंड के एक साइंटिस्ट थे, इन्होंने हेल्प ली गाइगर की, और आपके पास मर्डरसन की, ये वही गाइगर है जिनके नाम पे आप जीएम काउंटर पढ़ते हैं। उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया, गोल्ड फॉयल एक्सपेरिमेंट, बहुत फेमस है, छोटी क्लासेस से आप पढ़ते चले आ रहे हैं। इसमें किया क्या उन्होंने, अल्फा पार्टिकल को फेंका थिन शीट पे गोल्ड की। अब वो उन्होंने प्रेडिक्ट किया कि पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज अगर इवनली स्प्रेड हैं तो आपके पास जो एटम है वो इतनी एनर्जी डिफ्लेक्ट करने वाली एनर्जी नहीं उनको मिलेगी, मगर ज्यादातर जब पार्टिकल उस फाइल में से गुजरे तो वो डिफ्लेक्ट हो गए, और कुछ उनमें से हद तक वापस भी आ गए, जैसे आप इस तस्वीर में देख सकते हैं, कुछ पास कर गए, कुछ डिफ्लेक्ट हुए, कुछ वापस आ गए। तो उससे नतीजा क्या निकला, उन्होंने कहा कि आपके पास ज्यादातर अल्फा पार्टिकल तो सीधे गुजरे हैं, तो इसका मतलब ज्यादा जगह तो अंदर खाली है। फिर उन्होंने कहा कि पॉजिटिव चार्ज जो अल्फा पार्टिकल का उन्होंने इसको डिफ्लेक्ट किया है, और वो एक्सट्रीम एंगल पे किया है। तो इसका मतलब कि कोई मजबूत पॉजिटिव चीज है जो डिफ्लेक्शन की वजह बन रही है। तो इस चीज को लेके उन्होंने कहा कि आपके पास अंदर डेंस होगी, पॉजिटिवली चार्ज रीजन होगा सेंटर ऑफ द एटम पे, जिसे नाम दिया गया न्यूक्लियस का। अब आप देख सकते हैं कि कैसे उन्होंने ये आप जो सिंबल देख रहे हैं ये रदरफोर्ड का अजम्पशन के तौर पे आ गई कि सेंटर में पॉजिटिव चार्ज आ गया, इर्द गिर्द इलेक्ट्रॉन उसके मूव कर रहे हैं। तो अब कुछ अल्फा पार्टिकल चूंकि डिफ्लेक्ट हुए थे, तो ये सोचा गया कि न्यूक्लियस इंतहाई साइज में छोटा होगा, किसके लिहाज से, साइज ऑफ द एटम के लिहाज से। तो ये बेसिक अजम्पशंस अब आपके सामने आगे रदरफोर्ड मॉडल के। अब इसमें क्या था कि इनसफिशिएंट था एटम की स्टेबिलिटी को, और ये आपके पास जो अरेंजमेंट थी इलेक्ट्रॉन की ऑर्बिट में उसे भी नहीं समझाता था, और ये भी नहीं बताता था कि इलेक्ट्रॉन क्यों रहते हैं ऑर्बिट में न्यूक्लियस के गिर्द। तो ये सारी लिमिटेशन शुमार होती हैं रदरफोर्ड की। अब इसके बाद जो साइंटिस्ट है वो थे नील बोर। नील बोर ने बेसिकली प्लानिटरी मॉडल में कुछ चेंजेस अप्लाई की, उसी को फिर हमने लगाया एटम के ऊपर। तो उन्होंने बताया कि इलेक्ट्रॉन जो है वो ऑर्बिट करते हैं कंसेंट्रिक सर्कल्स के अंदर। अंदर वाले सर्कल चूंकि साइज में छोटे होते हैं, उनमें चंद इलेक्ट्रॉन होंगे, बाहर वालों में ज्यादा इलेक्ट्रॉन होंगे। फिर इलेक्ट्रॉन जो ऑर्बिट कर रहे हैं वो कोई एनर्जी जाया नहीं करते, ठीक है, और वो स्पाइरल इनवर्ट करते हैं टुवर्ड द न्यूक्लियस। अब इसका मतलब क्या हुआ कि आपके जो इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट कर रहे हैं वो जंप कर सकते हैं अंदर से बाहर, निचले ऑर्बिट से ऊपर वाले ऑर्बिट, ऊपर वाले ऑर्बिट से नीचे वाले ऑर्बिट में। तो जब वो आपके पास यानी आप एनर्जी गेन करेंगे या एनर्जी लॉस करेंगे, गेन कब करेंगे, जब वो अवे जा रहे होंगे, और जब करीब आ रहे होंगे न्यूक्लियस के तो एनर्जी लॉस करेंगे। उन्होंने कहा ये जो एनर्जी गेन या लॉस होगी ये फोटॉन्स की सूरत में होगी, बंडल्स की सूरत में होगी। तो ये मॉडल आपका बोहर मॉडल के नाम से मशहूर है। अब इसकी लिमिटेशन क्या थी, इसकी बड़ी अहम बातें हैं कि भाई आपके पास ये वायलेट करता था अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल को। वो क्यों, क्योंकि आपके पास आपको रेडियस और ऑर्बिट दोनों नाउन है, तो इसका मतलब पोजीशन और मोमेंटम आपको साइमल्टेनियसली पता चल रही है, जो कि हाइजेनबर्ग के मुताबिक नामुमकिन सी बात थी। ये पहली एक लिमिटेशन आ गई कि ये वायलेट कर रहा है इसको। फिर बोहर के जो एटम ने एक प्रेडिक्शन की कि स्मॉलेस्ट, जो बिल्कुल सही साबित हुई, किसके लिए, जो एटम स्मॉलर साइज के थे, मगर उसकी ये प्रेडिक्शन फेल हो गई जब एटम लार्ज हो जाता है साइज में। फिर एक आगे आएगा जीमान इफेक्ट कि आपके पास जो स्पेक्ट्रल लाइंस होती हैं, यानी जब जंप करता है ऊपर से या नीचे से ऊपर, तो वो जो आपके पास स्प्लिट हो जाती हैं सेवरल कंपोनेंट्स में मैग्नेटिक फील्ड की मौजूदगी में। तो उसको भी ये नहीं समझा सका, उस चीज को हम जीमान इफेक्ट कहेंगे। स्टार्क इफेक्ट ये था कि वो स्पेक्ट्रल लाइन फिर स्प्लिट हो जाती हैं इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, तो वो भी नहीं ये समझा सका। तो ये बुनियादी लिमिटेशन थी बोहर के एटॉमिक मॉडल की। इसके बाद जो शख्सियत आए हमारे पास, श्रोडिंगर ने
क्या किया 1924 में आपके पास डी ब्रॉगली ने अपना हाइपोथेसिस दिया कि आपके पास जो है ना इलेक्ट्रॉन वेव्स, वो वेव पार्टिकल ऑफ ड्युअलिटी बेसिकली उसने कंसेप्ट दिया कि आपके पास पार्टिकल वेव नेचर भी रख सकता है, वेव नेचर की पार्टिकल भी हो सकती है, यानी एक चीज दोनों बिहेवियर रख सकती है, मगर दोनों बिहेवियर यक वक्त नहीं होंगे। यानी इलेक्ट्रॉन पार्टिकल भी हो सकता है, इलेक्ट्रॉन वेव भी हो सकता है। इलेक्ट्रॉन पार्टिकल कब होगा? जब वो किसी चीज को टक्कर मारेगा। इलेक्ट्रॉन वेव कब होगा? जब वो ट्रेवल कर रहा होगा। तो ये डी ब्रॉगली की थ्योरी थी। अब इसी थ्योरी को लेके फिर मैक्स प्लैंक और एल्बर्ट आइंस्टाइन ने सजेस्ट किया कि हर वो पार्टिकल जो मूव कर रहा है उसके साथ एक वेव एसोसिएट होगी। अब 1926 में श्रोडिंगर ने एक मैथमेटिकल फार्मूला बनाया डी ब्रॉगली के वर्क के ऊपर, उसे समझाने के लिए। उन्होंने कहा कि जो एटम है, ना कि न्यूक्लियस जो है वो सराउंड करते हैं इलेक्ट्रॉन को, वो परफेक्टली सर्कल ऑर्बिट में जो मूव कर रहे हैं, बल्कि इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं वेव की सूरत में न्यूक्लियस के गिर्द। और उसने कहा कि ये जो ऑर्बिट होंगे मुख्तलिफ साइजेस के होंगे, वो डिपेंड करेगा इलेक्ट्रॉन की वेवलेंथ पे, ठीक है, जो मोमेंटम से आप पता चलाएंगे। फिर आपके पास हम कहेंगे ये सर्कुलर ऑर्बिट नहीं है, बल्कि क्लाउड की और स्पेस की शक्ल में है न्यूक्लियस के गिर्द। अब आपको ये फिग नजर आ रही है कि जैसे क्लाउड दिखाया गया है, तो इसे हम इलेक्ट्रॉन क्लाउड मॉडल कहते हैं और क्वांटम मैकेनिकल मॉडल कहते हैं। अब अगर हम इसकी लिमिटेशन बात करें तो अब हमें एग्जैक्ट लोकेशन नहीं पता, उसकी स्पीड भी नहीं पता, मगर हम प्रोबेबिलिटी देख सकते हैं कि क्या प्रोबेबिलिटी होगी विद इन गिवन स्पेस। तो अब अगर मैं वन लाइनर के तौर पे समझाना शुरू करूं आपको, तो आप देख सकते हो सबसे पहले मैं एक जस्ट आपके छोटा सा पार्टिकल, टाइनी पार्टिकल, जिसमें अंदर हमें नहीं पता कुछ। फिर इसके बाद आपको पता चला कि पॉजिटिव है और नेगेटिव उसमें फ्लोट कर रहे हैं। फिर आपको पता चला कि पॉजिटिव सेंटर में कंसेंट्रिक है और नेगेटिव उसके गिर्द घूम रहे हैं। फिर आपको पता चला कि जो नेगेटिव उसके गिर्द घूम रहे हैं वो कंसेंट्रिक सर्कल में मूव कर रहे हैं और वो अपने सर्कल से ऊपर नीचे आ सकते हैं, एनर्जी गेन कर सकते हैं, लॉस कर सकते हैं। फिर आपको पता चला कि वो जो उनका मूवमेंट है वो बेसिकली एक क्लाउड बनता है, कि वो एक अपने ऑर्बिट के अंदर एक वेव की शक्ल में चल रहे होते हैं, कभी अपने ऑर्बिट से ऊपर नीचे जस्ट लाइक वेव होती है उस तरीके से मूव करते हैं। और उनके जो अब साइज है ऑर्बिट का वो डिपेंड करेगा उसकी वेवलेंथ के ऊपर। ये चीज बेसिक आउटलाइन थी। सारे मॉडल्स को अब आपने एक ही नजर में देख लिया, अब आपको सबके प्लस माइनस पता है। अब हम इनको डिटेल के अंदर जो इंपॉर्टेंट है उनको देखेंगे, आउटलाइन के मुताबिक उनका मैथमेटिक्स देखेंगे और उनके सब को ज्यादा पढ़ेंगे। अब बेसिक आपको आइडिया हो गया कि हर मॉडल के अंदर क्या क्या था। तो ये हमारा आज का टॉपिक था। अगर आपको इसमें कोई बात पूछनी हो, डाउट हो, तो नीचे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अब तक के लिए इतना ही, बाकी इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट देखेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज।